अस्सलाम वालेकुम द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। मैं हूँ अर्जुना से और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में जो है वो मुल्क की करंट सिचुएशन है, मुल्क के करंट हालात हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो ऑन गोइंग है, क्या ये एस्केलेट होगी या ये डी एस्केलेट होगी, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो सकती हैं और किस तरह से हमें इस सिचुएशन में जो है वो काम लेना है, किस तरह से यूनाइटेड रहना है। और इस सब डिस्कशन के लिए हमारे पास 2 मेहमान मौजूद हैं। पहले मेहमान हमारे हैं डॉक्टर साबिर अबू मरियम, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ पैलेस्टीन फाउंडेशन है, और सेकंड नंबर पे हमारे साथ मौजूद है मनिदा शफ़ात, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आईआर एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। और क्योंकि ऑनगोइंग सिचुएशन ऐसी है कि मुझे लगा कि इसके ऊपर मौज़ू के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा है, फेक न्यूज़ेज़ इतनी ज़्यादा हैं कि अवाम में काफ़ी जगह से मायूसी भी आ रही है और लोगों को समझ नहीं आ रहा फेक न्यूज़ेज़ इस तरह से स्प्रेड हो रही हैं। तो क्या करंट सिचुएशन है सिंस पाकिस्तान ने आज सुबह ही अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है इंडिया की तरफ, तो हम मेरा आप दोनों से ही सवाल है कि हम क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखते हैं इस पे? क्या ये मामला एस्केलेशन की तरफ जाएगा या डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा? तो सर मैं चाहूँगी कि पहले आप इसका हमसे जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आरज़ू आपका शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम आज पोस्ट किया और यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के ऊपर। और जो आपने क्वेश्चन उठाया है कि जो कुछ हो रहा है और कन्फ्यूजन्स हैं और साथ साथ उसके अंदर फेक न्यूज़ हैं, फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा है, तो उसमें कैसे हम अपने आप को रखें और किस तरह फ्यूचर को हम देख रहे हैं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कुछ हुआ है पिछले 5-6 दिनों में, पहलगाम को छोड़कर, पहलगाम को हुए तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ इंडिया ने लास्ट वीक शुरू किया था 6 ऑफ मई को, उन्होंने हमारे यहाँ पर एक वो मिज़ाइल अटैक किए थे हमारे सिविलियन जो टारगेट से मसाजिद थी, डिस्पेंसरीज़ को टारगेट किया गया, देहातों पे बमबारी की गई, मिज़ाइल फायर किए गए। तो उसका रिस्पांस पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत अच्छा उसी दिन 6 मई को ही दे दिया था। और फिर ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इंडिया अब खामोश हो जाएगा, लेकिन इंडिया की हठधर्मी और उनका जो जंगी जुनून है वो बढ़ता चला जा रहा है। और उन्होंने एक मरतबा फिर 9 और 10 मई की दरमियानी रात को हमारे 3-4 जो एयर बेसिस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, वहाँ के ऊपर उन्होंने मिज़ाइल्स फायर किए हैं। और इसमें बड़ी जो अच्छी खबर ये थी कि 6 मिज़ाइल जो उन्होंने फायर किए, 5 तो पाकिस्तान पहुँचे ही नहीं, वो अमृतसर में गिर गए, और एक जो है वो उधमपुर जो उनकी एक जो बेस है वो वहाँ गिर गया। यानी इससे एक चीज़ ये भी सामने आई कि जो इंडिया इतना टेक्नोलॉजी की जो बात करता है, जो हम देख भी रहे थे बतौर स्टूडेंट और बतौर अगर हम कहेंगे हम तहकीक करते हैं, जब खबरें पढ़ते हैं और देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि इंडिया जो है ना वो आईटी में और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। लेकिन जब हमने ये देखा कि उनके अपने ही मिज़ाइल सही टारगेट्स पर आने की बजाय अपने ही वो इलाकों में वो गिरने लग गए, तो ये भी एक बहरहाल एक सवाल है कि उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उनकी सलाहियतों के ऊपर ये सवाल उठता है कि इस तरह क्यों है कि पूरी दुनिया में तो एक हवा बना हुआ है कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है आईटी में और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन ये इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं। जहाँ आपने फ्यूचर की बात की है कि ये वॉर बढ़ेगी या डी एस्केलेट थम जाएगी, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आया ये किस वक्त थमेगी, क्योंकि जो दुनिया की सिचुएशन हम देख रहे हैं वो गज़ा की वॉर को देख रहे हैं कि 2 साल होने वाले हैं और वहाँ पर आप देखेंगे अभी तक कोई जंग बंदी वहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो इसी तरह यूक्रेन और वो रशिया का हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट कि वहाँ के ऊपर भी एक तवील जंग है, और ये इसी तरह की जंग है जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू हुई है। बिल्कुल ऐसे है कि हम आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने वॉर स्टार्ट कब करनी, लेकिन वो एंड कब होगी ये हम नहीं डिसाइड। ये मामले के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ कहना कबल वक्त है कि ये कैसे ख़त्म होगी, या चलेगी या नहीं चलेगी। बहरहाल ये एक सवाल है, लेकिन हमें यही कहना चाहिए कि खुदा करे कि ना चले, क्योंकि ये अगर चलती है, ये ज़्यादा आगे बढ़ती है, तो ये नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया सब ये साउथ एशिया का नुकसान है। और साउथ एशिया के अंदर सिर्फ हम नहीं हैं, बांग्लादेश है, चाइना है और बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक हैं, खुद जो है वो इंडिया है। और अगर नुकसान पाकिस्तान को होगा तो इंडिया भी नहीं बचेगा। जो कुछ अगर अभी वो इंडिया कर रहा है कि किसी की इमा पे कर रहा है, किसी के कहने पे कर रहा है, या वो कोई प्लान उसकी दिमाग में चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। और जो फेक न्यूज़ हैं
वो आपको पता है कि वो सारी की सारी वो इंडियन मीडिया ने 2 दिन से चलाई थी, लेकिन अब शुक्र है कि उनको थोड़ी सी ठंड पड़ गई है उनके कलेजे में कि जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस है उसके बाद अब खुद इंडियन मीडिया 2 कदम पीछे गया है और अब वो सारी चीज़ें दिखा रहा है कि जो वहाँ के ऊपर जो अटैक, जो इनके ऊपर जो रिटेलिएशन पाकिस्तान ने की है, उनकी जो बेसिस को निशाना बनाया, तो अब वो झूठ बोलने की बजाय शुक्र है कि कुछ थोड़ा सा सच बता रहा है और बता रहा है कि भाई ये नुकसान भी हो रहा है। तो ये मेरा एक ओपिनियन। मैं आपका जवाब जानना चाहूँगी तो फिर मैं अपना एनालिसिस मैं इसमें से 2 बातें कहूँगी। ज़्यादातर और पूरी एक मुकम्मल बात तो सर ने बता दी है। सिर्फ़ सर की एक जो स्टेटमेंट है उसको लेते हुए आगे कि अभी क़ब्ल-अज़-वक़्त है। हम पहले से चीज़ें नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर पे एनालिसिस अगर आपने करना है तो उसके लिए तो आपको टाइम चाहिए होता है और आपको ज़हन सैनिटी के साथ आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है चीज़ें, जैसे सर ने कहा कि तहकीक करना ज़रूरी है। उसमें बस ये है कि हक़ में तो नहीं है कोई जंग भी, और पाकिस्तान के लिए भी नहीं है और इंडिया के लिए भी नहीं है। मैं हमेशा एक मौक़िफ़ इख्तियार करती हूँ, ये कि जंग-बंदी हो भी जाएगी और गवर्नमेंट्स जो हैं वो वापस से अपने वर्किंग सिनेरियोज़ में वापस भी आ जाएंगी। लेकिन जो नुकसान दोनों बॉर्डर्स की दोनों तरफ में लोगों का होगा, इंसानों का होगा, वो जो है ना वो तवील अरसे तक दिलों में रहता है। साइकोलॉजिकली तौर पे जो वॉरफेयर का या किसी भी वॉर का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि देखिए अभी बॉर्डर्स पे इंटरनली डिस्प्लेस इंसान हो रहे हैं, ठीक है? अगर इंटरनली डिस्प्लेस वो होते हैं, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, उनके घर जो हैं वो मिस्मार होंगे तो भी उनका नुकसान है, अगर वो जानी नुकसान नहीं होता तो भी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं ये आपके बहुत देर तक जाएंगे और यही चीज़ जो है वो हेट्रेड या नफरत में इनकलकेट होती है आगे चल के। इसी चीज़ का आगे चल के गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं कि जी फ़लाँ टाइम में आपके साथ ऐसा किया गया था तो हम इनके साथ जो भी कर रहे हैं तो ये सही है। वो आगे चल के चीज़ें जो हैं वो नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स के पेज पे सेम पेज पे आने के लिए भी रखना डालती हैं या आपके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। तो ये होना तो चाहिए नहीं था। ख़ैर इसके और भी पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इनिशियली तुम फ़िलहाल ओपनिंग जो कमेंट है वो यही है कि किसी के भी हक़ में नहीं है और सबसे ज़्यादा इंसानों का नुकसान है दोनों तरफ में, तो हमें दोनों को लेके चलना है साथ में, इंसान होने की हैसियत। सो जैसे सर ने कहा आई सेकंड टू दैट कि साउथ एशियन पॉलिटिक्स जो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है। हमारे दरमियान में जितनी भी स्टेट्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया सबसे बड़ी स्टेट्स हैं साउथ एशिया की, तो उनके दरमियान में जो एक एग्रीमेंट वाला जो एक आंसर होना चाहिए ज़्यादा है नहीं। तो अगर ये भी कंटिन्यू करता है तो ये कम बिल्कुल, तो अगर ये कंटिन्यू करेगा तो मज़ीद डिस्टेंसेस दूरियाँ बढ़ेंगी इस हर लिहाज से। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि अगर हम स्टार्ट से देखते हैं, इंडिया की एक प्रैक्टिस रही है कि जब भी उनकी कोई बड़ी चीज़ आ रही हो, फॉर इंस्टेंस इलेक्शंस वगैरह आ रहे हो, जैसे हम कारगिल वॉर देख रहे हैं 1999 में, पार्लियामेंट अटैक 2001, मुंबई अटैक 2008, पठानकोट अटैक 2016, पुलवामा अटैक 2019, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन 2019। तो इन सब ये सब भी सब जो है हमारे पास इंसिडेंट्स इंडिया में आए हैं या हुए हैं, जो कि दहशतगर्दी के हैं और टेररिज्म के हैं, तो उसके थोड़े अरसे बाद ही इलेक्शंस जो है वो इंडिया में करीब होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये इस वक्त जो पहलगाम अटैक है और फिर उसके पहलगाम अटैक से ही क्योंकि सारा मामला स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तान ने मैं अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ पे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत सेंसिबिलिटी का मुज़ाहिरा किया, उन्होंने पहले रिस्ट्रेन किया है, हमारे पीएम ने भी यही स्टेटमेंट दी कि हमने रिस्ट्रेन किया, लेकिन अब हम जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि आप हमारे सिविलियंस पे जो है वो अटैक कर रहे हैं, तो सोवरेनिटी से अटैक कर रहे हैं और आपके पास में प्रूफ भी नहीं है कि आप हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये पिछले सारे इवेंट्स को देखते हुए, इंडिया की प्रैक्टिस को देखते हुए, क्या पुलवामा अटैक प्री प्लान्ड है या अगर किया है तो इसमें इंडिया का पीछे क्या बड़ा रीज़न हो सकता है? किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं वो इस चीज़ देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यही है कि जब पहलगाम अटैक हुआ है, होना तो ये चाहिए था कि उसकी शफ़ाफ़ तहकीकात की जानी चाहिए। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और डेमोक्रेटिक होने का वो दावा भी करता है, वो कहता है कि भाई हमारी डेमोक्रेसी नंबर 1 है, फ़लाँ फ़लाँ जो भी है।
चलें जी है तो आप कम से कम ये अटैक हुआ था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते, कुछ उसके बारे में तहकीकात जमा करते। विदिन 20 मिनट्स आपने कह दिया कि हाँ, और फिर आप कहते कि चलें जी हमें ये फुटप्रिंट्स मिले हैं तो अब आइए कटहरे में। तो आपने थोड़ी ही देर के बाद 10-15-20 मिनट जिस तरह आप कह रही हैं 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने एक रियासत के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया, और इल्ज़ाम आयद करने के बाद फौरी तौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट है हमारा, वो उसको आपने कैंसिल करने का ऐलान किया। तो आपने अग्रेशन शो किया और ये शो किया कि आप जो है वो बातचीत करने के मूड में नहीं है, और अपनी बदमाशी या गुंडागर्दी जो भी आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लें वो आपने शो की। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये इनजस्टिस है कि यानी कोई स्टेट इस तरह बिहेव ना करे। यानी स्टेट का काम है कि वो तहकीकात करे, और हमने भी उनसे यही मुतालबा किया था कि आप तहकीकात करें, फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे आ जाएं। यूनाइटेड नेशन मौजूद है, सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है, जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, वो भी बाउंडिंग है उनकी बहुत सारी वो रियासतों के ऊपर। तो आपने कोई भी चीज़ अडॉप्ट किए बगैर एक इल्ज़ाम लगाया, फिर वाटर ट्रीटी, फिर रोज़ाना की बुनियादों पर आपका मीडिया, आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट सारे के सारे जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक उन्होंने महाजराई शुरू कर दी ना। तो अब जब महाजराई शुरू की है तो फिर ये तो नहीं है कि आप किसी के ख़िलाफ़ महाजराई करें और वो खामोश बैठा रहे, तो वो भी अपनी तैयारी करता है। और सिर्फ महाजराई तक बात होती तो ठीक था, फिर आपने आकर सिविलियंस के ऊपर जो है ना वो अटैक शुरू किया, और आपने कहा कि हमने टेररिस्ट। भाई वो मस्जिद में कौन थे टेररिस्ट थे जहाँ पे आपने अटैक किया? बच्चे शहीद हो गए वहाँ पर। शकरगढ़ के अंदर आपने वो डिस्पेंसरी जो थी, डिस्पेंसरी में कौन था? खाली डिस्पेंसरी थी, रात का वक्त था, वो बंद पड़ी थी, आपने रात के अंधेरे में आकर वहाँ पे ये सारा कुछ किया। मुजफ्फराबाद में आपने किया, सिविलियन वहाँ पे शहीद हो गए। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आप किसी एक ख़ास एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और ये ख़ास एजेंडा जो जो मेरी नज़र में है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स है और जो इज़राइल है और ब्रिटिश हैं, ये सारे जो वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसके अंदर फ्यूलिंग कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि साउथ एशियन रीजन डिस्टर्ब हो, क्योंकि वेस्ट एशिया इस वक्त जो है वो डिस्टेबलाइज है सारे का सारा, ये गज़ा वॉर की वजह से। सीरिया आप देखें टूट गया। सीरिया के अंदर इस वक्त 3 किस्म की हुकूमतें बन चुकी हैं, मतलब एक तरफ जुलानी है, एक तरफ इसराइल का कब्ज़ा है, एक तरफ तुर्की का कब्ज़ा है। सीरिया अपनी इंटेग्रिटी खो चुका है। ये काम वो इराक के साथ करना चाहते हैं, ये लबनान के साथ करना है उन्होंने, ये वो ईरान के साथ करना चाहते हैं, यही काम वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बाकी लोगों के साथ करना। उनकी जो हमारे जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी खामोशी तो इसी तरफ निशानदेही कर रही बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही ना तो अब जब ये हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, फिर इसकी और भी वो दलीलें हैं। ग्लोबल एक्टर्स का रोल नजर नहीं आ रहा। मतलब अमूमन तौर पे देखा जाता है कि अगर कोई दो स्टेट्स वो भी न्यूक्लियर आर्म्स आर्म्स जो बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह से उनके दरमियान में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो से क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ग्लोबल एक्टर इसमें अपना कोई रोल नहीं कर रहा, जबकि ग्लोबल एक्टर्स का काम यही है कि आप मीडिएटर बने, आप आर्बिट्रेटर बने और आप इस कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता रहा है दोनों स्टेट्स के दरमियान, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन इस दफा कोई इंटरवेंशन भी नहीं असर आ रही किसी ग्लोबल एक्टर के, क्योंकि वो ये बात उनके फ़ायदे में है कि वो इस वक्त इस रीजन के अंदर, क्योंकि चाइना को वो इकोनॉमिकली उसको डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली जा रहा है आगे, और वो अमेरिका को कम्पीट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो अमेरिका का एक ये भी टारगेट, और ख़ुद ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनने के बाद जो बिहेवियर है, अगर वन पॉइंट आप उसको कंक्लूड करें कहीं से निकाल कर, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एग्रेशन है। वो अग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, और अग्रेसिव अनाउंसमेंट के ज़रिए वो एक शिद्दत को यानी बढ़ावा दे रहे हैं। खुद ब खुद उनके बयानात इस बात का मौजिब बन रहे हैं कि शिद्दत आ रही है। यही काम जो है वो नरेंद्र मोदी ने सेम कॉपी किया है, और उन्होंने पाकिस्तान पे जो है ना उसको अप्लाई किया है, और इसका अगर बेनिफिशरी कोई है तो वो यही वेस्टर्न पावर्स हैं, क्योंकि चाइना को वो कर्टेल करना चाहते हैं, वो रशिया को कर्टेल करना है उन्होंने। यानी इस वक्त जो पावर है वो वेस्ट से ईस्ट आ रही है, शिफ्ट हो रहा है पावर का। दुनिया रीशेप हो रही है, रीसाइज हो रही है। इस रीसाइज और रीशेप के अंदर जो रजिस्ट कर रहा है वो स्टैंड कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो गज़ा है। गज़ा 2 साल से रजिस्ट कर रहा है, और वो खड़ा हुआ है, वो रीशेप खित्ते को नहीं होने दे रहा। लेकिन जो रजिस्ट नहीं कर रहा है, सीरिया, बशार अल असद भाग गए, वो टूट गया। तो यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि अगर आप इस रीशेपिंग और रीसाइजिंग के अंदर पीछे रह जाएंगे तो फिर आप रिसाइज हो जाएंगे, रीशेप हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसको इस तनाजुर में भी ये जो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं, जो तजज़ियाकार हैं, वो इसको देख रहे हैं। इस बारे में भी काफ़ी ओपिनियंस आ रही है। इंटरनेशनली भी हम अगर देखें तो हमें डिप्लोमेसी कहीं नजर नहीं आ रही इंडिया को लफ्ज़
डिप्लोमेसी से तो बिल्कुल, अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ तो कत्ल कर दिया है इंडिया ने, बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं है। और मुझे ऐसा फील होता है अब इस ईयर में और अभी करंट सिचुएशन में कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मिसफॉर्चुनेट है ये कि नरेंद्र मोदी जैसे एक टेम्परामेंटल जिनका नेचर आप कह सकते हैं, वो जो है हमारे पड़ोसी मुल्क में प्रेसिडेंट है। और ना कि सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए बैठ लगे, इनफैक्ट कि वो अपने इंडियंस को भी नहीं सपोर्ट करे। मैं मतलब इस चैनल से मैं चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इंडियन से कि ये आपके अपने लिए सोचने का इस वक्त टाइम है। आप ज़रा सोचिए कि इस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी फ्यूचर जनरेशन्स के साथ क्या हो रहा है। आज वहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात करा रहे हैं, कल को विद इन हिंदू कम्युनिटी आपके जो है, और आप वैसे ही आपका कास्ट बिल्कुल ऐसी है कि हिंदू हिंदू को काटेगा वहाँ। ये वहाँ सही पे, बिल्कुल ये तो ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सही बात ऐसे ही कि सर की बात को ही आगे लेके चलूंगी, तो ये कि सबसे पहले कि पाकिस्तान का स्टांस इस टाइम बिल्कुल सही है। और जिस तरह से वो जवाब दे रहा है वो बहुत ही आप कह लें कि बैलेंस्ड है। और जाहिर सी बात है, हम हमेशा बात अगर बाहर से पाकिस्तानी होने के मैं भी थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल हो जाती हूँ कभी अपने मुल्क के हवाले से। वो ये कि जी माजी में तारीख में जो है पाकिस्तान का स्टांस बहुत जगहों पे बहुत आप कह लें कंट्रोवर्शियल रहा है, और हमेशा उसको जो आपकी इंटरनेशनल पावर्स हैं वो बड़ा ब्लेम भी करती हैं, ब्लेम उसने सहा भी है। लेकिन इस बार जो है वो जाहिरियत जो है वो इंडिया ने दिखाई है, सो उनकी गलती है, उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इवन इफ के दे आर मोर ग्रेटर पावर देन पाकिस्तान ऑफ कोर्स, मगर उसके बावजूद भी अगर गलत है तो वो गलत कहना जो है हमें चाहिए, ज़रूरी है। जहाँ तक डिप्लोमेसी की आपने बात की तो इसमें भी ये है कि डिप्लोमेसी, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरा ओपिनियन है इस पे कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो उसने एक कमज़ोर प्ले किया है माजी में। अगर 2019 में जो बहुत बड़ा एक वाक़या हो गया था जब आर्टिकल रिवोक हुआ 370 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिलैटरली किया। टेक्निकली जो लेमैन अगर बोले कि जी हाँ उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट की है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। सिर्फ टेरिटरी की बात नहीं है, डिस्प्यूटेड पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 47 से हम उसको लेके चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम हमेशा ये चीज़ भूल तो नहीं जाते, लेकिन थोड़ी कहीं साइड हो जाती है। वो ये कि जी हम इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड पे कश्मीरी इसका इशू है उनकी बात नहीं करते। कश्मीरी मुस्लिम सबसे ज़्यादा डैमेज में रहे हैं, कश्मीरी हिंदूज़ ने भी डैमेज सहा है, लेकिन उनसे उनके भी मुकाबले में कश्मीरी मुस्लिम्स ने सबसे ज़्यादा सहा है। अभी भी आप ये देखिएगा जो पहलगाम का अटैक हुआ बहुत रीसेंट है, पर पीछे आप पूरी ट्रेस करेंगे ग्रेटर कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री, तो उसके अंदर नज़ला हमेशा सबसे पहले कश्मीरी मुस्लिम्स पे गिरता है, ठीक है? तो और उसमें ज़ाहिर-सी बात है फ़ोकस अगर मुस्लिम्स है तो उनके साथ जो और रहने वाले हैं वो भी कश्मीरीज़ हैं, लेकिन वो सिख भी हो सकते हैं, वो हिंदूज़ भी हो सकते हैं, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। 2019 का ज़िक्र मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि 2019 का जो वाक़या है वो बहुत बड़ा था। उसमें डिप्लोमैटिकली और उसके बाद भी, ये नहीं है कि उस वक़्त फ़ौरी तौर पे आपको कोई फ़ैसला करना होता है। बट आई थिंक पाकिस्तान ने उसको प्रॉपर चैनलाइज़ नहीं किया। अगर वो डटा रहता, चैनलाइज़ करता रहता और एक प्रेशर इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे बनाए रखता, तो मुझे ऐसा लगता है, एंड अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि ये वाला वाक़या करने में वो 2 बार 10 बार सोचता एटलीस्ट। क्योंकि आप ये देखें कि एक चीज़ जो मेरे और आपके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? मैं एक फ़ैसला कर लेती हूँ और उस फ़ैसले को मैं थोप रही हूँ एक रीजन के ऊपर, और आप जो हैं उधर से एब्सेंट हो। तो ये एक एलिमेंट रहा है जिसमें हम थोड़ा-सा ब्लेम मतलब ब्लेम तो आई वुड नॉट यूज़ दिस वर्ड फॉर पाकिस्तान, बट हाँ, थोड़ी-सी कमज़ोरी उसने दिखाई है। बट अभी का जो ये सिनेरियो सारा पहलगाम के अटैक के बाद राज्य की तरफ से डिप्लोमेसी ने इसमें डेफिनेटली उनकी तरफ से ऑफेंसेस है। बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त प्ले किया। बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया भी अगर आप देखें, चाइनीज़ मीडिया देखें और दीगर आप अदर चैनल्स को देखें दुनिया भर के, तो सपोर्ट है। मेरे पास खुद जो है ना वो अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से, लातीनी अमेरिका से जो मेरे दोस्त हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं उनको देख रहा हूँ कि वो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर वो पाकिस्तान को स्टैंड कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं सब लोग। तो ये बहुत अच्छी इस वक्त हमारी माशाल्लाह की रोज़ है। स्टैंडिंग अच्छी। बिल्कुल बहुत अच्छी। सर नेक्स्ट सवाल जो है मेरा वो रिलेटेड टू मीडिया ही है
कि अभी आपने मीडिया की बात की तो मैं चाहूँगी मैं इसी को कंटिन्यू करूँ आगे। इंडियन मीडिया का हम जैसे गोदी मीडिया भी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसके लिए। तो उसका जो रोल है और वो जो रोल प्ले कर रहा है तो सिंस मुझे देख के ऐसा लगा कि इतने डिल्यूजनल भी कोई अपनी स्टेट को रख सकता है, इतने डिल्यूजन में इस कदर कोई माइंड अपने ही लोगों का इतने डिल्यूजन में ले जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हमारा मीडिया ऐसा है बट ये देखने के बाद सब सिंस 2 डेज कुछ भी नहीं है अब तो। मुझे ऐसा लगा कि हमारा मीडिया फिर भी बहुत बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात करता है, बहुत बेहतर है। बट जिस तरह से इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेट किया कि हम जी कराची में आ गए, जी हम लाहौर में चले गए, जी हम इस्लामाबाद में चले गए, हमने पीएम हाउस को इन्वेड कर लिया है, हमने कराची पोर्ट को अटैक कर दिया है, तो इस टाइप की चीज़ें और पूरा एक इल्यूजन जिस तरह से बनाया और ये इंडिया के लिए इस वक्त बहुत सोचने की बात है कि जो आपकी पढ़ी लिखी आवाम है वो इस तरह का काम कर रही है, तो पीछे दोनों कंट्रीज़ का मैं यही कहूँगी यही हाल है कि इलिटरेसी रेट ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है और इंटरनेशनल मीडिया जो उसको देख रहा है, तो मतलब इंडिया का तो कोई स्टांस क्या रहेगा इसके ऊपर? या मतलब बाकी लोगों का क्या स्टांस रहेगा? क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। अब देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि इस मर्तबा पहलगाम के वाक़ये के बाद से ही जो इंडियन मीडिया है वो बहुत अग्रेसिव चला है और झूठ और फेक उसकी खबरों के ऊपर चला है। ख़ास तौर पर लास्ट 5-6 डेज़ के अंदर हमने देखा है कि उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ, यानी जिस तरह आपने भी बताया कि उन्होंने ये खबर दी कराची डिस्ट्रॉय, थोड़ी देर बाद खबर आई कराची पोर्ट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, कराची एयरपोर्ट तबाह, लाहौर तबाह, पता नहीं कौन-कौन से इस्लामाबाद ख़त्म, यानी ये पीएम हाउस इन्वेड सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी गिरफ्तार करवा दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी उनसे लड़वा दिया, सब कुछ कर लिया। ये सब उन्होंने इसलिए भी किया कि वो शायद अपनी आवाम को खुश करना चाहते थे। जो उनका मीडिया था, देखें इस वक्त जो वॉर्स हैं, एक वॉर है जो ये हो रही है, कॉग्निटिव वॉर। मिसाइल फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक है कॉग्निटिव वॉर, है दिमागों की वॉर है, दिमाग लड़ रहे हैं, यानी दिमागों को कंट्रोल किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर है। वो जो अपने लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर लेगा, ब्रेन्स को कंट्रोल कर लेगा, वो जीत जाएगा। तो उन्होंने शायद अपने लोगों को कंट्रोल नहीं किया बल्कि उनके माइंड्स माउफ कर दिए। बोला बस ठीक है, इनको बिल्कुल फारिग कर दो कि ये कोई सही बात भी इन तक ना पहुंचने पाए। जो कुछ हो रहा था बैंस उन्होंने उसको बिल्कुल, और इतनी खतरनाक तरीके से उन्होंने एक मूव चलाई, यानी रात को, अब मैं बताऊं कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके नामवर, मैं उनके नाम नहीं लेता, उन्होंने फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ट्विटर पर खास तौर पर, उन्होंने वो जो है वो एक्सक्यूज़ किए। आज सुबह उन्होंने कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई कि हमने इन खबरों पे यकीन किया और हमने ट्वीट्स की, हमने ये किया, फलां किया, हम उनसे रिवर्स होते हैं, हमने ट्वीट्स डिलीट कर दी। कई लोग हैं जिन्होंने ये सुबह ट्वीट्स की और हमने फिर उनको अप्रिशिएट किया। हमने कहा चलें, थैंक यू कि आपको इतना तो ख्याल आया। मेरा ख्याल है कि इस बात के साथ साथ एक बात और मुझे याद आ रही है आपका ये चाय का कप देखकर, कि आपकी ही एक फीमेल पायलट जो है वो पाकिस्तान के पास आ गई। जी 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 तो मेरा ख्याल है आप लोगों को उनको जो है ना वो जाके वो नाश्ता भी करवाना चाहिए और कभी उनको चाय ऑफ़र करनी चाहिए कहीं पर। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। ये भी इंडियन मीडिया अभी वहाँ पे अब वो दिखाना शुरू कर दिया है कि हमारा पायलट एक गिरफ्तार है, एक खातून पायलट गिरफ्तार है। तो ये बहरहाल इसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया का रोल अच्छा था। पाकिस्तानी मीडिया बहुत कंट्रोल था, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव। सोच समझ कर सेंसिबली ख़बरों को पेश कर रहा था और बहरान के ऊपर वो मट्टी, यानी जिसको कहते हैं ये मट्टी पाओ तो नहीं बल्कि बहरान को ठंडा करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। इस वक्त इनको अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को। और बहुत अच्छा, चंद एक लोग हैं जो अभी भी बहुत थोड़ी सी, यानी जिसको कहना चाहिए कि कंफ्यूजिंग टाइप की जो है ना वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ एंकर्स हैं, उनके हम नाम नहीं लेते, लेकिन 98% पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है और ये बहुत ज़रूरी है। दुश्मन भी यही चाहता है कि ये ना हो। आप अगर पैनिक क्रिएट करना चाहता है लेकिन और पहले दिन यही हुआ है। पहले दिन आपने देखा जब 6 मई को हमने जब रिस्पॉन्ड किया, पूरी कौम एकदम से मुत्तहिद हो गई, सब एक साथ बात करने लगे। लेकिन 24 घंटे के बाद कौम के अंदर दो किस्म की ओपिनियन आ गई। वो क्या थी? क्योंकि ड्रोन आना शुरू हो गए थे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, वो मुख्तलिफ शहरों में कई ड्रोन्स भेजे, जिसमें से हमने 81 ड्रोन्स जो है वो हमने डिस्ट्रॉय किए। नॉट ओनली इंटरसेप्ट बल्कि डिस्ट्रॉय किया, उनको अटैक किया। और कुछ हो सकता है वापस भी चले गए हों, लेकिन 81 हमने मार गिराए। तो आवाम के अंदर जो दूसरी ओपिनियन पैदा हुई थी वो ये थी कि हम क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे, करो भाई, अभी करो, आज करो, कल करो। एक जज्बा है तो लेकिन तो
तो ऐसे हालात के लिए हम ये कहते हैं कि भाई जब इस तरह की सिचुएशन हो, हमारा ये काम है कि लोगों को हम जो है ना अवेयरनेस दें, उनके साथ बात करें कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आप जिनका काम है उन पे एतमाद करें। सर सर मीडिया का रोल यहाँ पे एंटर होता है आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मीडिया का रोल यहीं पे आता है, वो ये कि माइंड किस तरह से मेक कर बिल्कुल अगर हम मिस इन्फॉर्म कर सकते हैं और डिस इन्फॉर्म कर सकते हैं तो हम इन्फॉर्म भी कर सकते हैं पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट के साथ। तो ये कि लोगों को हमारे अंदर ये जज्बा आ जाता है, ये बट नेचुरल है, ठीक है, लेकिन ये कि हमने ही उनको समझाना है थ्रू डिफरेंट चैनल्स कि जी किस तरह से आपको भी एक्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं ये भी समझती हूँ कि जो हमारे जो लोकल है भी माइंडसेट है, लोकल से बना दिए कि जो आम हम भी आवाम का ही हिस्सा रह रहे हैं, तो उनके अंदर काफ़ी ठहराव है। जो पहले शायद देखो था ना इंटेंसिटी या जज्बा बहुत निकल के आ रहा है, उस बस ये कर दो, मार दो, ये वाला एलिमेंट भी कम है, उसकी शिद्दत नहीं है बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छी बात है खैर क्योंकि हम कराची में भी हैं मौजूद, तो कोई कराची में भी कोई चीज़ बंद नहीं हुई, देखिए चीज़ें अपने नॉर्मल अंदाज में चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो काफ़ी खुशाइन है ये। खुश आएंगे। तो हम यही कहते हैं कि भाई जब भी आवाम इस तरह की सिचुएशन के अंदर आए, बेचैनी ना फैलाएं, बिल्कुल। थोड़ा रिलैक्स रहें, जिनका काम है उन पे ट्रस्ट करें, उनको काम करने का मौका दें और उनकी स्ट्रेंथ बने। अफवाज पाकिस्तान का काम है वो डिफेंड करना, वो करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं करते फिर आप शोर मचाएं, फिर हम करें आप वक्त से पहले शोर मचाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, हम भी लाइन ऑफ डिफेंस है, बिल्कुल हम आए और हम हमें भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे कि ये चीज़ जो है वो मज़ीद बढ़े, तो लेकिन ये कि वरना कौम जो है वो काफ़ी मशहूर है इस काम से। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस की कीवी से देखें, तो अगर किसी मुल्क के 5 तैयारे गिर जाएँ, तो ये इंटरनेशनली वैसे ही बहुत ज़्यादा एक इंसल्ट होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि आपके तैयारे अटैक के लिए आए और वो मुकाबला नहीं कर सके, वो गिर गए। बट अगर हम देखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पब्लिक ओपिनियन क्या इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसमें इंडिया का अगर हम देखें तो पब्लिक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में फिर भी अब मैं इसमें जो है वो सोशल मीडिया का भी रोल डिस्कस करना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि आप काम डाउन रहें, आप कूल डाउन रहें, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि जैसे ही हमने ये गिरा दिया तो ये एक ऑलरेडी हमारी अचीवमेंट थी कि हमने 5 तैयारी कराए, बट पब्लिक सेंटिमेंट ये था कि ये तो हमारा डिफेंस है, ये तो हमने डिफेंस किया, हमने हमने तो अभी तक अटैक हटाया ही नहीं, हमने रिटेलिएट नहीं किया, तो मैं वो कर रही इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो सर कह रहे हैं कि 2 ओपिनियंस हमारे पास। मैं एक चीज़ मैं ऐड करूं कि ये जो इस तरह की थ्योरीज आती है ना कि हमने अटैक नहीं किया, हमने डिफेंस किया, ये ट्रॉल्स करते हैं, ट्रॉलर्स का काम है, वो आते हैं सोशल मीडिया पे ट्रॉल करते हैं इस तरह की चीज़ें ताकि हाँ, वो क्या करते हैं कि जो जब वो देखते हैं कि आप जो है ना मुत्तहिद हो गए, 1 पॉइंट एजेंडे पर आ गए, उन्होंने कहा अब इनके दरमियान 2 पॉइंट्स कर दो, 2 के बाद फिर वो 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, यानी ऐसे अकाउंट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि एक अफगानिस्तान के तालिबान रहनुमा, उनके नाम से ऐसे अकाउंट्स जो बलूचिस्तान के अंदर जो अनारकी फैलाने के ऊपर सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वो ये खबरें दे रहे थे कि तालिबान के उन रहनुमा ने क्या किया है कि कहा है कि ये हिंदू और पंजाबियों की लड़ाई है। अब आप देखिए कि हिंदू और पंजाबी कहना ये खुद एक डिसेक्रेशन और डिवीजन है, यानी आप पाकिस्तान के अंदर एक नई लाइन को क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोग क्या हो जाएंगे, सिंधी कहेगा अच्छा ये पंजाबियों की लड़ाई है तो फिर हम क्यों बीच में, बलोच कहेगा वो बेहतरीन है भाई, दूसरा कहेगा पठान भाई हमारे कहेंगे अच्छा जी ये तो पंजाबियों की लड़ाई। तो उन्होंने आपके दरमियान डिवीजन को दुश्मन लाता है, तो इसको काउंटर करना भी हर सतह के ऊपर जो भी जहाँ पर है उसको वो काउंटर करे। और अगर सर आप जी जी नहीं नहीं लालत कि उसमें नहीं, इसमें एक चीज़ ये बताऊँगी ज़रूर, ये है कि सर कोई भी इस तरह का मामला होता है, अब ये जो है वो रीजनल मामला हो गया, यानी यहाँ हमारी स्टेट से बाहर निकलता है, ठीक है? लेकिन हमारे जो इंटरनल मामलात होते हैं वो भी साथ-साथ चल रहे होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं या हमारे कोई और जो हमारी नेशन के अंदर के जो इश्यूज़ हैं, वो जो चल रहे होंगे वो ख़त्म नहीं हो जाते, वो अपनी जगह कायम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी गैस का मसला है, अभी पानी का मसला है, बिजली का मसला है, तो वो अपने जगह पे अभी भी चल रहे हैं। लेकिन वो सबसाइड इसलिए हो जाते हैं कि जी अभी एक्टिव और एग्रेसिव चीज़ जो है वो बॉर्डर्स पे और मामला चल रहा है, ठीक है? तो हमें दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी चाहिए। जो आपने अभी बात बोली कि हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, एक्चुअल में हमारा पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, हमारे अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है, और उसकी सबसे जो बुनियादी वजह वो ये है कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पॉलिटिक्स को उस तरह से
कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। अब जब मैंने अपनी जनरेशन की तरबियत उस तरह से नहीं की, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो बहुत ही सेम तरीके से और बहुत ही एक वास्ट पॉलिटिकल जो एनालिटिकल वे में वो सोचे। तो ये बहुत बड़ी एक वजह है। अगर मैं उनको समझाना भी चाहूँ ना, तो उनको फिर मैं बिठा के उनको 3 घंटे का लेक्चर देने के बाद को शायद कुछ समझ में आए। लेकिन जब उनका ग्रोथ इस तरह का नहीं हुआ है, जो उनका पिछले 15 सालों 18 सालों में होना चाहिए था, जो अभी बैचलर्स के भी स्टूडेंट होंगे, अगर वो क्या कहते हैं 19-20 साल के 21 साल के हैं, तो उनका वो पूरा जो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वाला जो एक पूरा फ्रेम चलना चाहिए था, जब उन्होंने बनाया ही नहीं है, बना ही नहीं है उनका माइंड इस तरह से, तो हम एक्सपेक्ट भी इनसे वो चीज़ नहीं कर सकते। सही बात। तो ये चीज़ हमें हमेशा शामिल रखनी चाहिए इस जब हम ये बात करना। बस मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अप्रिशिएट करूँगी कि एटलीस्ट हमारे यहाँ भी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख्स हैं, हिंदूज़ हैं और मसीही बरादरी हमारे पास मौजूद है। आज सुबह ही मैंने देखा कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है, बनियानुल मरसूल मरसूस, तो उसमें जो एक कैप्टन है, उनका नाम है कैप्टन कामरान बशीर मसीह। तो मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब इस वॉर के बाद, इस चीज़ के बाद देखने के बाद इंडिया में इतना ज़्यादा डिवाइड और इतना ज़्यादा सेक्टोरियन और जो ये हिंदू मुस्लिम की चीज़ हुई, वो मुझे ये फ़ील हुआ कि एटलीस्ट हम पाकिस्तान में इस तरह से नहीं करते। वो भी हमारा प्राइड इसी तरह से जिस तरह हमारे बाकी मुस्लिम हीरोज़ हैं और बाकी सब हैं, तो वो हमारे लिए शायद है, हमारा प्राउड है। सो मैं पाकिस्तान में कोई भी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, हम उनको कोई भी है, पहले तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान हम यानी हम सबकी शनाख्त है। उसके बाद फिर हम अपने कौम कबीलों में हैं, कोई बलोच है, कोई क्या है, तो वो पाकिस्तान की खूबसूरती है। बिल्कुल पाकिस्तान की ये खूबसूरती है कि इसमें सब शामिल हैं और ये जो वाइट झंडे के अंदर, झंडे में जो वाइट कलर है, ये कामरान बशीर जो है वो उसकी पासदारी कर रहे हैं। और अच्छा, इसमें ऑल्सो आपकी बात पे मैं ऐड करूँगी कि इंडियन जो फोर्सेस हैं और गवर्नमेंट के दायरे हैं, उनमें मुस्लिम्स हैं वो। हमारी फोर्सेस से बहुत पहले से हैं मुस्लिम्स, ठीक है? बात ये नहीं है कि जी वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, वहाँ पे हमसे ज़्यादा मतलब मैं फ़ेवर में बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी है अगर किसी की बजाय हमारा मतलब हम उससे अगर डिसएग्री करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, फाइन विद दैट, मगर अगर कोई अच्छी बात है तो हमें वो भी करनी चाहिए। सो इंडिया की फोर्सेस के अंदर मुस्लिम्स मौजूद हैं। बात एक्चुअली सोसाइटी के ऊपर आती है। आपका जो सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है, यानी वहाँ पे प्रोन है कि जी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जब हिंदू मुस्लिम की बात हो रही होती है, और उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है ऑन सोसाइटल लेवल। क्योंकि जब हम फोर्सेस की बात करें तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल हो जाता है, और उस इंस्टीट्यूशनल लेवल में कमांड ऑर्डर करता है। यानी कमांड जो है वो आपके ऊपर जो जनरल बैठा हुआ है, कोई किसी भी फोर्सेस की मतलब किसी भी फॉर्मेशन में, तो वो जो ऑर्डर करेगा सबको वो मानना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव है कि आप मुस्लिम हैं, इस रिस्पेक्टिव ऑफ आप सिख हैं या हिंदू हैं। सो वो वहाँ पे भी इसी तरह से फॉर्मेशन काम कर रही होती है, मगर बात जो है या जो एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है वो हम सिविलियंस के दरमियान में होता है। ठीक है? कि जी किसी ने जो हिंदू उम्मत को ऐसे बोल दिया, या किसी हिंदू ने जो है वो मुस्लिम इस्लाम को इस तरह से बोल दिया और वहाँ पे वो झगड़ा शुरू हो गया। तो एक्चुअल में जो पॉलिटिशियंस या जो गवर्नमेंट्स खेलती हैं, पॉलिटिसाइज़ करती हैं चीज़ों को, तो वो सोसाइटी में पॉलिटिसाइज़ कर इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिसाइज़ेशन नहीं होती है। तो ये थोड़ा-सा हमें आई थिंक फ़र्क रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल जो है, अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसा आपने निशानदेही की, तो वो जब काम कर रहे हैं ना, तो हम ये फ़र्क भी नहीं करते कि तुम ये हो, तुम वो हो। और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड आ जाए इंस्टीट्यूशन। और कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना, वो आपके हाँ, मिलिट्री ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलती, वो सिविलियन ऑर्डर के हिसाब से चलती है, और हमको उसी तरह से उसको हैंडल करना चाहिए। किसी भी लेमैन का जो आम आदमी है, वो चाहे इंडिया में इंडियन हो, भारतीय हो, वो किस तरह से सोचता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में जब हम अभी जो आप जिस सेंस में बात कर रही हैं, उसमें मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि जो वहाँ पे जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वो चार्ज्ड अप इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट के नैरेटिव को लेके बहुत चल रहे हैं, और गवर्नमेंट ने उनका इस तरह से एतमाद जीता हो। जी है, वो एग्ज़ैक्टली दैट वाज़ द रीज़न कि जी पहलगाम का अटैक हुआ, और जो अटैक होने के बाद जो जिस तरह से मीडिया में जो बातें आई, तो मीडिया भी स्टेट ओन्ड है।
हमारे कंट्री के अंदर मीडिया स्टेट ओन्ड अभी है फ़िलहाल, लेकिन ये कि इससे पहले हमेशा से वो आज़ाद रहने की बड़ी जद्दोजहद करता रहा है। वो इस तरह से जकड़ा हुआ नहीं है जैसे कि इंडिया में मीडिया जकड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि जो चीज़ भी इंडियन मीडिया में मेनस्ट्रीम में आती है, लोग उस पे ट्रस्ट यही वजह है कि इंडियन नेशनलिज़्म कंपैरेटिवली टू पाकिस्तानी नेशनलिज़्म ज़्यादा उसकी उसकी हाइलाइटेड भी नहीं है, उसकी ज़्यादा जड़ें मज़बूत है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, सोसाइटी किस तरह से पनप रही है दोनों माशरों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, तो हमें इनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल, इसके ऊपर मैं आपसे कहूँगा कि इस टॉपिक को स्पेशली आप एक दिन अलग से इसके ऊपर एक ब्रीफली जो है ना, एक इसके ऊपर गुफ्तगू करें कि पाकिस्तानी नेशन कंपेयर टू अदर नेशंस इन द रीजन क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस हमेशा मैं एक बात बताती हूँ, मैं अगर कह कि डिफरेंसेस होना सर ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आपके अंदर, आपके दरमियान, मेरे दरमियान डिफरेंस नहीं होगा तो कभी भी हम ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन सिमिलैरिटीज़ हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ मेरी आपकी जो है वो मिलती-जुलती होगी, सोच हो सकती है, आदत हो सकती हैं, बिलीफ सिस्टम हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हर चीज़ ही 100% हो जाए तो फिर बाहरी वो ग्रोथ नहीं होगी, मेरी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये है कि हम, क्योंकि हम एकेडेमिया के लोग हैं, तो मैं समझती हूँ कि इवन इफ के इंडियंस की भी हम बात करें तो वी कैन ड्रॉ कॉमनैलिटीज़। देयर आर सो मेनी वेज़ एंड चांसेस। बट ये है कि अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में दैट इज़ थोड़ा-सा नॉट पॉसिबल, येस, बट इन अ लॉन्ग टर्म हमें ये तो करते रहना चाहिए था। हम अब ये पहले से और आए भाई ह्यूमन्स, बिल्कुल जी, जी, आप सही कह रही हैं। तो क्यों नहीं? तो सर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं और आज के जो की नोट्स हैं उसके हिसाब से मतलब हमारी जो पॉडकास्ट है उसमें मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम काम रहें, जिसका जो काम है उसे वो काम हम करने दें, जो कोच का काम है उन्हें करने दें, जो गवर्नमेंट का काम है उन्हें करने दें, और जो हमारा राइट और हमारी जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो करें, वो प्ले करें। और एंड में सर क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हम जितने भी क्रिटिकल सिचुएशन हम पे हो, हम पैलेस्टाइन का जिक्र करना नहीं भूल करें। और इस वक्त वहाँ भी बहुत टफ सिचुएशन है और 2 साल से है। तो मैं चाहूँगी कि आप उस पे कोई कमेंट्स दें और मैम उसके बाद आप करें कि फांस बिल्कुल देंगे तो काम हो जाएगा। एप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस पॉलिसी को भी और आपके इस वो जज्बे को कि फ़लस्तीनी मज़लूमों के लिए आपने बात करते हैं और इसको आप इसके मसले को उजागर करते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और पिछले 80 डेज़ से वहाँ पे 80 दिन से लगभग नाकाबंदी है, खुराक वहाँ पर नहीं जा रही है, पानी वहाँ नहीं जा रहा है। लोग भूख और कहत का शिकार हैं और अमेरिका और ज़ायनिस्ट रजीम ने, इसराइल ने उनको ये ऑफ़र की है वो गज़ा के लोगों को कि अगर आप गज़ा खाली कर दें, गज़ा छोड़ के शिना वैली में चले जाएँ, सिनाई में चले जाएँ तो हम आपको खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, हर चीज़ देंगे। तो उन्होंने इसको इनकार किया है। उन्होंने चाहे कि हम अपना उन्होंने कहा हम अपना घर और अपनी ज़मीन, अपना वतन छोड़कर नहीं जाएँगे। यही वो रेजिस्टेंस है जिसने इस वक्त ना सिर्फ पैलेस्टाइन को बल्कि पूरे वेस्ट एशियन रीजन को अमेरिका की उस डॉक्ट्राइन जिसमें टूटने-फूटने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है ग्रेट इसराइल का भी, उसको रोका हुआ है। अगर ये गज़ा के लोग आज उठ के चले जाएँ खाने के लिए, 2 रोटियों के लिए, पानी के लिए, तो ये हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए खाना-पीना तो मिलेगा लेकिन तारीख़ में हमेशा ख़त्म हो जाएँगे। तो वो तारीख़ में बाकी रहना चाहते हैं और वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं और हमारी जो पैलेस्टीनियन जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, हमास है इस और वहाँ पे इस्लामिक जिहाद है, वो रोज़ाना वहाँ पर ज़ायनिस्ट फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कल भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं, आज सुबह भी उन्होंने वो रफ़ा क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो झड़प हुई है जिसमें 3 जो है वो इस्राएली फ़ौजी भी मारे गए हैं, 9 ज़ख्मी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। यानी कहना ये है कि मेरा रेजिस्टेंस जो है वो ज़िंदा है, वो फ़लस्तीन के इस मसले के साथ खड़ी है और देखें पूरी दुनिया की ताकत है जो एक तरफ है और छोटा-सा ग्रोह है जो फ़लस्तीन में है वो एक तरफ है और तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ें मिलकर भी उसको ख़त्म नहीं कर रही। ये वो काम है कि जो हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बताया है कि जब अबरहा का लश्कर जो बड़े-बड़े हाथियों के साथ, यानी हाथी आप देखेंगे ताकत की अलामत है, एक खौफ की अलामत है। तो हाथियों के साथ वो काबतुल्लाह पे हमला करने जब आया था अबरहा का लश्कर, तो अल्लाह ताला ने छोटे-छोटे परिंदे भेजे थे। वो परिंदे जिनको अबाबील कहा गया है कुरान मजीद में। तो ये हमारे फ़लस्तीनी भाई जो मुज़ाहमतकार हैं, वो उन अबाबीलों का काम कर रहे हैं और हमें भी अपनी ज़िंदगी में
इस सारी चीज़ों के सामने हमारे पास ये बिल्कुल वाज़ेह है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, ताकत उनके पास है, दौलत उनके पास है, हर चीज़ है। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम अबाबील बन काम कर सकते हैं। यानी अबाबीलों ने क्या किया, छोटे-छोटे कंकरों से बड़े-बड़े हाथियों को मारा। तो हम भी अपने हिस्से के छोटे-छोटे कंकर ज़रूर फेंकें, बायकॉट करें फ़लस्तीनियों की पॉलिटिकली, और जिसको कहना चाहिए मोरली हर तरह से उनकी सपोर्ट जारी रखें, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह के ऊपर। तो ये मेरा एक पैगाम है जो हम सब के लिए, ख़ुद मेरे लिए है, अवाम के लिए भी है, कि हम सब फ़लस्तीन के साथ रहें और उन्हें फरामोश ना होने दें। आप कहते हैं आपकी जो बात आपने बोली ईमान है, तो बस मैं तो तदरीसी हवाले से बात ज़रूर करूँगी इस हवाले से कि फ़लस्तीन को जब हम बात करते हैं या कश्मीर की भी बात करते हैं, तो हम हमें मैं अब समझती हूँ कि हमें मुसलमान की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कौमियत है ना, इसमें भी पार्ट दिया है कि हाँ जी, ये मिडल ईस्ट में हो रहा है, अच्छा ठीक है, ये वाला मामला हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, अच्छा ठीक है, साउथ एशिया में ओके फाइन विद दैट, बट इट्स एक्चुअली अबाउट मुस्लिम्स नाउ। मैं यहाँ पे एक्सट्रीमिज़्म की तरफ नहीं लेके जा रही, और ना हमें जाना चाहिए बहैसियत मुसलमान। उसकी वजह ये है कि जब हम इस्लाम को खुद समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो खुद हमें जाहिरियत या एक्सट्रीमिज़्म की तरफ नहीं जाने देता है। तो हमें अगर समझना है कि हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम क्या होता है, तो हमें खुद कुरान पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ईमान की ताकत जो है वो सिर्फ़ ये कह देने से नहीं होती कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आपको अमल करने की बहुत ज़रूरत है। और ये सबको मैं कह रही हूँ, बशमूल मैं खुद, कि हम जब अमल करते हैं उस चीज़ पे, तो हमारे अंदर एक सब्सटेंस पैदा होता है और वही हमारी ताकत बनता है। ठीक है? अगर वो ताकत हम नहीं बनाएँगे, तो फिर हम खोखले ही रह जाएँगे। तो ये है कि आज 56 ममालिक से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 56 ममालिक होने के बावजूद भी अगर हम गाज़ा में मौजूद हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारे सबसे बड़ा ईमान की कमज़ोरी और उसके फुक़दान की निशानदेही करता है कि हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हमारा जो मफ़ाद है वो उनसे मेल नहीं खाता है, क्योंकि हमारे अपने मफ़ादात हैं किसी और लोग तो नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, स्टेट्स के साथ या के साथ जुड़े हुए हैं। हत्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हालाँकि इसराइल को हमने तस्लीम भी किया है, पाकिस्तान और नहीं हो। बहुत से मुसलमान मुल्क हैं, बहुत से मुसलमान मुल्क हैं कि जो इस वक्त गज़ा में जैसे पानी नहीं है, भूख है, लेकिन इसराइली फ़ौज जो खाना पीना इस्तेमाल कर रही है वो मुसलमान मुल्कों से जा। और दूसरी सर इसमें ख़ैर ये मतलब ओवरऑल मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ मैं, कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है? हम अपने दीन की खिदमत नहीं कर सके, हम उसका दिफ़ा नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सके? इसकी वजह यही है कि हमने खुद कुरान नहीं पढ़ा। हमारे घरों में होता है मगर हम खोल के नहीं पढ़ते। कितने लोग हैं जो हमारे ज़हनों में ये होता है कि जी बड़ा मुश्किल है, हम नहीं पढ़ सकते, या ये है कि हमें अरबी समझ में नहीं आती, कौन-सी ट्रांसलेशन पढ़ें, मतलब अजीब-अजीब हमारे ये सिर्फ़ मतलब आप एक्सक्यूज़ेज़ दे, ठीक है? आप खोलें, आप तर्जुमे के साथ पढ़ें, आप जब उसमें अमल करना शुरू कर देंगे, तो वो आपके अंदर खुद से ही ताकत ईमान की आना शुरू हो जाएगी, और फिर आपके जो इंटरेस्ट है वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ऐसे ही, बहुत शुक्रिया। हम हमेशा पॉलिसी के अकॉर्डिंग टेस्ट से लेते हैं, बट आज मैं चाहूँगी कि एज अ पोस्ट कि जो है मैं अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दूँ हज़रत कुरान में। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप यूएस है, इज़राइल है, आप कितनी भी चीज़ें ले आएँ, बट आपका जो मुकाबला है ना वो बेसिकली आइडियोलॉजी से है। मुस्लिम आइडियोलॉजी को आप डिमिनिश नहीं कर सकते, कि आप कितनी ही कुछ चीज़ें कर लें, क्योंकि वो आइडियोलॉजी ऐसी है, वो ईमान ऐसा है कि भले कोई बच्चा भी ना रहे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, फ़िलिस्तीन में ना रहे, फिर भी वो आइडियोलॉजी ज़िंदा रही जैसे ही। और ये आइडियोलॉजी है कि जिसको अभी तक वेस्ट जो है वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काउंटर कर नहीं पाया। और अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस बीइंग अ स्टूडेंट देखते हैं, सम्यूल पी हरिंगटन अमेरिकन ही है, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो है वो दी हमें, और मेजर क्लैश ही उन्होंने वेस्टर्न और मुस्लिम सिविलाइजेशंस का बताया। तो जैसा लगता है कि उन्होंने कैटेगरीज ही बहुत कंफ्यूजिंग बनाया, अलग चीज़ है, उसकी तरफ एक कनेक्ट टॉपिक हो जाएगा। वट आई बिलीव इज के ये आइडियोलॉजी है, हमारी मुस्लिम आइडियोलॉजी है, और फ़ज़ा का भी यही है कि ब्रांड का तो एक अलग मामला है कि उनको चाहिए है, बट
वो जिस वजह से अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं हमसे, वो आया है, वो आइडियोलॉजी है। एब्सोल्युटली। तो आइडियोलॉजी को डिमिनिश करना, वही मुस्लिम आइडियोलॉजी को डिमिनिश इज नॉट दैट इजी। और पाकिस्तान के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी दैट वी आर पीस प्रोमोटर्स, वी आर प्रोमोटर ऑफ ह्यूमैनिटी, वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म एंड वी डोंट सपोर्ट टेररिस्ट। सो बाकी कौम के लिए, लोगों के लिए यही है कि जिसका जो काम है आप उन्हें करने दें, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करें, काम रहें, यूज़ को वेरीफाई करके आगे जो है वो आप स्प्रेड करें, इस तरह से प्रोपेगेंडा का पार्ट ना बन जाए बिल्कुल। और इंशाल्लाह आई होप कि आज के प्रोग्राम से हमारी यूथ को, हमारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।